अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लैश। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। तो नाजरीन, आज के दिन भी काफ़ी टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमें बात करनी है। सबसे पहले तो महंगाई का तूफ़ान, मुल्क की मुआशी सूरत हाल जो है उस पर बात करेंगे। फाइनेंस बिल तैयार है, हुकूमत डटी हुई है कि इस वीक के अंदर ही फाइनेंस बिल को पास करवा लिया जाएगा, जबकि अपोजिशन की जानिब से तनकीद भी की जा रही है और उनका यही कहना है कि वो इस फाइनेंस बिल को या मिनी बजट को पास नहीं होने देंगे। ऐसा कैसे मुमकिन बना पाएगी अपोजिशन, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फॉरेन फंडिंग केस, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उसके रहनुमा जब से स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई है उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी क्लियर हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी अपने तर्जुमानों के इजलास से गुफ्तगू में यह कहा कि स्क्रूटनी कमेटी ने क्लियर कर दिया है उनकी जमात को, और नेक्स्ट जो समात होगी इलेक्शन कमीशन में उसमें ये जो 31 करोड़ की फंडिंग की बात हो रही है कि ये छुपाए गए या फिर कम जाहिर किए गए। उनका कहना था कि ये डबलिंग की वजह से, डबल काउंट होने की वजह से ये जो है कन्फ्यूजन हुई, लेकिन इसको अगली समात में क्लियर कर दिया जाएगा। इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ हुकूमत ने शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ क्योंकि गारंटर थे नवाज शरीफ के इनको इलाज के लिए बाहर जाने दिया जाए, वापस आ जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी ली थी, लेकिन अब 2 साल का तकरीबन अरसा हो चुका है और अभी तक वापस नहीं आए, और अब हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत जाएंगे। इसके बाद लॉन्ग मार्च होगा या फिर इन हाउस तब्दीली, अपोजिशन क्या सोच रही है, और अगर इन हाउस तब्दीली के ऑप्शन पर गौर किया जाएगा तो ये किस तरह से पॉसिबल होगा अपोजिशन के लिए, क्या नंबर्स उनके पास पूरे हैं। ये तमाम टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का मैं तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ रहनुमा तहरीके इंसाफ डॉक्टर रमेश कुमार मौजूद होंगे, रहनुमा मुस्लिम लीग नून निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी फॉरेन फंडिंग केस की। कंवर दिलशाद साहब से ज़रा एक मरतबा फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्लियर कर दिया है स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट ने, या जो रिपोर्ट सामने आई है। कंवर दिलशाद साहब सर बताइएगा, क्या वाकई में क्लियर हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? वो कह रहे हैं कि हम सुरखरू हो गए हैं, हमारे सारे फंड्स जो थे वो सामने हैं। हालांकि 2009 से 2013 की साल जो है उसकी फंडिंग की रिपोर्ट आई है सामने, तो वाकई में क्या क्लियर हो गई है गवर्नमेंट? देखो, मासूली तौर पर मुझे बड़ी हैरानगी हुई, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ये बात अखबारात में भी मीडिया ने कवर किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्क्रूटनी कमेटी ने उनको क्लीन चिट दे दी है, जबकि हकायक इसके बरक्स हैं। अभी तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 18 जनवरी से बाकायदा उसकी हेयरिंग हो रही है, समात हो रही है, और दोनों फरकैन जो हैं वो अब अपने दलाइल पेश करेंगे। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना फैसला देना है कि क्या उनका फैसला ज़ाहिर है, वो तो अपने अदलिया के मुताबिक फैसला देंगे जैसे अदलिया फैसला देती है। तो इसमें सबसे जगह, लेकिन जो अहम जो रिपोर्टें आ रही हैं उसमें रिपोर्टें ये आ रही हैं कि जनाब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है उस रिपोर्ट के अंदर, मुझे समझ नहीं आई कि प्राइम मिनिस्टर साहब मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, बहुत मसरूफ तरीन शख्सियत में से हैं, तो उन्हें सही मायनों में ब्रीफिंग नहीं दी जा रही। उनके जो वज़रा हैं या उनके लीगल माहिरीन हैं, कानूनी माहिरीन हैं, वो नहीं बता रहे कि जनाब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तो उनको तहरीक इंसाफ के खिलाफ चार्जशीट कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि जनाब इन्होंने 53 अकाउंट्स जो हैं वो अभी तक छुपाए रखे हैं, पोशीदा रखे हैं, और इसी तरह 32 करोड़ रुपया जो है उसका हिसाब किताब नहीं आ रहा। न्यूजीलैंड के बैंक तक रसाई नहीं हो रही, कनाडा और अमेरिका के बैंक तक रसाई नहीं हो रही, और इससे सबसे बड़ी अहम मैं बात बताऊं आशा की, बड़ी अहम बात यह है कि जनाब स्क्रूटनी कमेटी के पास 8 जिल्दें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट की है कि जनाब ये इस कदर इतनी खुफिया है कि इसको पब्लिक करना जो है मफाद में नहीं है, यानी पब्लिक इस डॉक्यूमेंट्स को हम पब्लिक नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फंडिंग की बात कर रहे हैं कंवर दिलशाद साहब? जी हाँ, मैं फंडिंग की बात कर रहा हूँ ना। इतना इम्पोर्टेंट का है स्क्रूटनी कमेटी का, उसमें 8 जिल्दें ऐसी हैं जो कि बड़ी इंतहाई खुफिया रखी जा रही है, उनको पब्लिक नहीं किया जा रहा। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है 18 जनवरी को फैसला करेगा कि आया वो जो 8 जिल्दें हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने की रिपोर्ट है
वो उसको हम मंजर आम पर लाएं या उसको सीक्रेट रखें या क्लासिफाइड करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा संगीन केस जा रहा है और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को जो उनके वज़रा हैं वो सही तरीके से ब्रीफिंग नहीं दे रहे, उनको नहीं बता रहे। लेकिन बहरहाल उनको इतला तो मिल जाएगी, आप जैसे टीवी पे आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ रहा है, शायद उन तक खबर पहुंच जाए। तो लेकिन बहरहाल केस बड़ा सीरियस है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने कानून के मुताबिक जो उनको इख्तियारात हैं उसके मुताबिक फैसला करेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना कि मुझे इलेक्शन कमीशन ने क्लीन चिट दे दी है, ये बड़ी हैरानगी की बात है। ठीक है, ठीक है। ये कितना खतरनाक हो सकता है इस गवर्नमेंट के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, ये मैं आपसे जानूंगी। हमारे साथ और भी मेहमान मौजूद है। रमेश कुमार साहब, कई जो आप बात करते हैं ऑपोजिशन जमातों की, खासतौर पर नून लीग की, कि फैसले आते हैं तो वक्त से पहले मिठाई खा लेते हैं, कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी वक्त से पहले मिठाई तो नहीं खा ली फॉरेन फंडिंग केस में? देखिए, मैं तो आपको बताऊं कि अकाउंटिंग के हवाले से चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, चाहे इंडिविजुअल जो लोग हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, अगर उनके अकाउंट के अंदर अगर छानबीन की जाए तो मुझे कोई भी छानबीन के बाद जो है वो क्लियर जो है मैं नहीं समझता कि हो सकता है। पीटीआई की बात करें, पीएमएलएन की बात करें, कोई भी करें। बाकी रही बात उसको किस तरीके से कौन पेश करता है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे करता है, उसको डिफेंड कैसे करता है और उसको हैंडल कैसे किया जाता है, ये है बात। बाकी आप मुझे बताएं कि कंवर दिलशाद साहब मेरे भाई हैं और वो सेक्रेटरी भी रहे हैं, मुझे बताएं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास जो अकाउंट होंगे और वो आए होंगे। ये तो अभी जो MNAs MPAs जो है, ये जो पॉलिटिशियन है, वो भी अभी जाके ये जो सिस्टम आया है, सिस्टम के बाद अपने अकाउंट्स को जो है वो बिल्कुल वो देख रहे हैं कि हमारे ऊपर एक सर्च है और इस वजह से इलेक्शन कमीशन में गोशवारे जमे कराने पड़ते हैं। नहीं तो आप कौन से अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, कौन से अकाउंट में जा रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं था और कभी इस चीज़ के ऊपर कोई गया ही नहीं। तो पॉलिटिकल पार्टीज तो जहाँ पे अगर खर्चा किया जाए, मैं एक सिंपल में आपको बताऊं, क्या एक MNA और MPA की जो इलेक्शन होती है, क्या एक MNA की इलेक्शन जैसे 10 लाख 20 लाख 30 लाख का जो टारगेट किया जाता है, क्या उतने में इलेक्शन होती है? एक MNA की इलेक्शन के ऊपर 10 करोड़ पे मिनिमम खर्चा आता है, मिनिमम। उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन वोटर्स के लिए और उनकी जो पेन होती है, जो एडवर्टाइजमेंट होती है, उनका जो सिस्टम, जो कैंप्स चलते हैं, आप उनको कहें कि ये पॉलिटिशियन जो भी बनता है, तो पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो है बनाने के लिए, इसमें मैं ये समझता हूं कि इस हमाम में सारे नंगे हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर ये कहे ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब आप साथ ही मौजूद रहिए। कंवर दिलशाद साहब, निहाल हाशमी साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ। कंवर दिलशाद साहब, आप सुन रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार की बात? क्या वो ये कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जितने यहाँ पर पॉलिटिशियंस हैं या जितनी जमातें हैं वो एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम या ट्रांसपेरेंट फंडिंग को प्रूव कर सकें? नहीं, वो जनाब सही फरमा रहे हैं हमारे दोस्त। लेकिन इसमें ये है कि जो बाकी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप है, इनके भी जो है फंडिंग बकायदा चेकिंग हो रही है, स्क्रूटनी हो रही है और आइंदा 10 दिनों में जो है वो भी इनकी भी बकायदा हियरिंग तो नहीं होगी, लेकिन स्क्रूटनी कमेटी जायजा ले रही है स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि पहले सीनियर के हिसाब पे तहरीक इंसाफ का जो 7 साल यानी नवंबर 2014 से जेर समात है, पहले वो केस सामने आया। फिर 2017 में PTI ने अच्छा किया, उन्होंने मुस्लिम लीग को भी शामिल कर लिया, नवाज ग्रुप को, और पाकिस्तान पीपल पार्टी को भी अपने लपेट में ले लिया। यही अच्छी बात है। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप सब होंगे। लेकिन जहाँ तक सबूत का ताल्लुक है वो ठीक है, स्क्रूटनी कमेटी ने अपने सारे सबूत तो पेश कर दिए हैं और अपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, उसके अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की है। तो उसके पास तमाम बैंकिंग का कंट्रोल होता है उनके पास। तो उन्होंने सबसे रिपोर्ट मंगवा ली है, देख ली है, स्क्रूटनी कमेटी ने पेश कर दी है। अब ये जहाँ तक रिपोर्ट आई थी वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बाकायदा सबको पेश कर दी। इन्होंने तहरीक इंसाफ के वकील शाह खावर को भी दे दी और इसके साथ साथ उन्होंने अकबर बाबर को भी रिपोर्ट पेश कर दी। अब ये सारी केस हियरिंग जो है ये 18 जनवरी से शुरू हो जाएगी और अगर डे टू डे हियरिंग जो है वो चलती रही तो मुमकिन है 1 महीने तक, 1.5 महीने तक
इसका फैसला आ जाए तो हम दलाल सामने आ जाए, फैसला रिपोर्ट पेश क्या आ जाए। आ सकता है अगर अगर साबित हो जाता है कि फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग ली गई या फिर अकाउंट्स को छुपाया गया, या जो मजीद न्यूजीलैंड और कनाडा की बात की जा रही है वहां पर जिस तरह से अकाउंट्स मौजूद है उनको छुपाया जा रहा है, फैसला क्या आ सकता है ये मैं आपसे जानूंगी। लेकिन निहाल हाशमी साहब भी हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। निहाल हाशमी साहब, फॉरेन फंडिंग केस खासतौर पर इसको लेकर शहबाज शरीफ साहब ने इस्तीफे का मुतालबा किया, मरियम बीबी जो है वो भी इस पर इस्तीफे का मुतालबा कर चुकी हैं वज़ीर आज़म से। तो सर, आपको लगता है कि इस तरह से वो इस्तीफा दे देंगे? आप लोग इन मामलात को लेकर अदालत क्यों नहीं जाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, आपकी बातें सुन रहा था मैं, और मोहतरम जनाब डॉक्टर रमेश साहब की बात सुन रहा था। रमेश साहब काफ़ी अब सीजनड पॉलिटिशियन और एमएनए पार्लियामेंटेरियन हो गए। जब ये हमारी पार्टी में आए थे उससे पहले ये काफ लीव किया किसी और पार्टी से, 2008 में भी थे एमएनए, फिर पीएमएलएन में 2013 से 18 आए, और फिर 18 से अभी पीटीआई के साथ है। ये मैं मानता हूँ कि इनका एक तजुर्बा है, सफ़र है, और इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, मगर ये डायरेक्ट इलेक्शन कभी नहीं लड़े, ये फुलिश बात है। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन लड़े, रिजर्व सीट पे है। अच्छा, दूसरी तरफ मेरे भाई कभी तंजीमी ओहदे पे नहीं रहे। मैं चूँकि मुसलसल 6-7 साल सिंध में तंजीम की जिम्मेदारी थी, मैं सेक्रेटरी जनरल था पार्टी का, तो मुझे पता है कि हर साल हमें अपना ऑडिट, अकाउंट, एसेट सारा कुछ जमा करना पड़ता था, और वो हमारे मरकज़ में जाती थी, और मरकज़ से फिर वो जमा होता था। मुझसे पहले एक और साहब थे, तो ये जमा होता था फाइनली जाकर के इलेक्शन कमीशन में। तो ये मेरे भाई अगर कह रहे हैं तो इनके इल्म में नहीं है। ये हमारा एक बाकायदा सिस्टम के तहत हम अपने अकाउंट शीट बनाते हैं, हमारे एक्सपेंडिचर जो हमारे इनकम है उन सबको हम डेबिट क्रेडिट करते हैं, और बाकायदा मेरे इसमें भी चार्टेड अकाउंटेंट से हम उसको वेरीफाई करा के जमा कराते थे। नंबर 1। नंबर 2, मेरे भाई अगर बहुत अरसे से पार्लियामेंटेरियन है और बड़े वाइब्रेंट हैं, बड़े वोकल हैं, तो इनको चाहिए था, ये बड़े करीबी हैं इमरान खान के, तो इनको चाहिए था कि ये काम पीटीआई की, चूंकि इंसाफ की हुकूमत है, तब्दीली की हुकूमत है, तो इनको चाहिए था ये बताते कि 10-10 करोड़ में एमएनए कैसे बनते हैं। इमरान खान से आपको सबसे पहले बता दें कि आप कितने करोड़ में एमएनए बने। तो अगर आपने इमरान खान से बात नहीं की है, अगर आपने अपने मिनिस्टरों से बात नहीं की, आपने कहा कम से कम हर महीने 10 करोड़ रुपया खर्च करता है, तो फिर प्लीज ये टॉक शो पे बात करके सियासी पार्टियों को और इलेक्शन कमीशन को मिलान ना करें। इस तरह की गुफ्तगू से ये होता है कि सियासी लोग, एमएनए जो मुंतखब होके आए हैं, वो मिलान होते हैं कि आप उनको मिलान करते हैं कि लोगों के वोटों से नहीं जीते हैं, सियासी जद्दोजहद से नहीं जीते हैं, 10 करोड़ रुपया खर्च करके जीते हैं। तो ये आप इमरान खान साहब के खिलाफ भी एक इल्जामात आयद करें। ये प्लीज एज ए सियासी कारकुन मेरी आपसे गुजारिश है, इल्जामात आयद ना करें। किसके ईमा पे आप कह रहे हैं सियासी लोगों को मिलान करें, ये नहीं होना चाहिए। अब रह गया जहां तक इमरान खान साहब की बात हुई है, वो बात बड़ी सादा और क्लियर सी है कि इमरान साहब जो फॉरेन फंडिंग का खास करके हवाला है, उसमें ऐसे बहुत सारे 40 ऐसे डोनर्स हैं जिन डोनर्स का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान की किसी चैरिटी फंड को या स्पोर्ट्स अथॉरिटी को नहीं दिया है कि जब बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल तो फीफा की तरफ से आ रहा है, या कोई हेल्थ के सेक्टर है तो वो किसी और सेक्टर से आ रहा है कि जी आपको कोविड हो गया। ये एक पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाता है अगर फंड किसी गैर पाकिस्तानी के जानिब से, गैर मुस्लिम के जानिब से। इसलिए मैं गैर मुस्लिम का लफ्ज जोर दे के कह रहा हूं कि पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल कंट्री है। हमारा जो निज़ाम उसको कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। हमारे आइन में लिखा आर्टिकल 2(1) बड़ा क्लियर है इसमें। तो अगर कोई इसमें फंडिंग करता है या कोई गैर मुस्लिम, जो गैर पाकिस्तानी भी और गैर मुस्लिम भी हो, गैर मुस्लिम पाकिस्तानी तो एक्सेप्टेबल है, वो हमारे इक्वल सिटीजन है। अगर कोई गैर मुस्लिम गैर पाकिस्तानी है, उसका वेस्टेड इंटरेस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिकल निजाम में क्या है, इसके माने वो अपने एजेंट को इंस्टॉल कर रहा है। और जो मरहूम हकीम सईद ने कहा था वो आज हरूफ बहरूफ सही साबित हो रहा है कि इमरान खान एक वेस्ट के एक कठपुतली के तौर पे उनको इंस्टॉल किया जाएगा, उनको फंडिंग किया जाएगा, उनके पैर को मजबूत किया जाएगा, मीडिया हाउसेस को उनके लिए काम करने पे पाबंद किया जाएगा। और मुझे मालूम है कि मीडिया हाउसेस को किस तरह से फंडिंग की जाती रही है 126 दिन के धरनों में,
किस तरह से कौन इश्तहारात देते थे, निहाल साहब, आप ये मीडिया हाउसेस की खास तौर पर फंडिंग की जो बात हो रही है, ये तो आप बात ना करें ना। अब रिसेंटली आपके सामने ही है ये जो ऑडियोज लीक हुई हैं। एक मिनट आयशा, एक मिनट सुन ले, मैं पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। जी जी, आप हम सियासतदानों को जो कुछ कहना चाहे कहें, हम जर्नलिस्ट को नहीं कह रहे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं एंकर पर्सन को नहीं कह रहा हूं, मैं एडिटोरियल बोर्ड को नहीं कह रहा हूं। देखिए, पाकिस्तान में जो अब जर्नलिज्म है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसमें है ये कंपनियां हैं, ये मुनाफा कमाने के लिए आप जो उस जमाने के कलम वाले आप चले ये तो बात नहीं कर रहे, लेकिन मरियम साहिबा की जो ऑडियो थी उसमें तो वो यही जिस तरह से फंडिंग की बात कर रही है कि जो ज्यादा तनकीद कर रहा है, जिनके साथ हमारा पैक्ट नहीं चल सकता, उनको हमने फंडिंग नहीं देनी, उनको कमर्शियल नहीं देने हैं। आप बोलने तो दो, आप जबान, आप मेरी मैं आपकी बात सर सुन के उसके बाद जवाब दे रही हूँ। मैंने आपको पूरा मौका दिया बोलने का, आप कंटिन्यू कीजिए। आपको एक तारीख, आपको पता है कि मैं भी मास कम्युनिकेशन पढ़ा, जब हम पढ़ते थे बड़ा सबिंग से लेकर के बहुत कुछ होता है। आज नहीं मालूम कौन किस किस शोबे से आकर के यहाँ पे बैठ करके सहाफत के शोबे पे हमें बताया करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, कलेक्टिवली पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी। हमारी जो फंडिंग है वो तो पाकिस्तानी मेड है। हमारे फंडिंग में दीगर मज़ाहिब के लोग नहीं मिलेंगे, फॉरेनर्स जो खास यानी आपको वो नहीं मिलेंगे। आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई डर खौफ नहीं है कि स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी पीपल्स पार्टी की या न्यू लीग की, कोई खौफ नहीं है। अकबर घर का भेदी, आयशा घर का भेदी लंका ढाए। अकबर इस बाबर ने ये केस फाइल किया था, हमने नहीं किया था। वो उस अकाउंट्स को मैनेज करते थे, वो उनके सेंट्रल कमेटी के मेंबर थे। उन्हें पता है कि पैसा कहां से आया और पैसा कहां खर्च हुआ, उन्हें पता है किस अकाउंट में कैसे मिसयूज किया गया, उन्हें पता है। मुझे हाँ जाती तौर पे एक दो खान साहब के अकाउंट्स जो लंदन में उनको डोनेशन होता था, मैं जाती उसका गवाह हूं। सही, ठीक है। मैं समझता हूं कि पर्सनलाइज नहीं होना चाहिए। अब अगर इलेक्शन कमीशन में ये आ चुका है तो लेट देम डिसाइड। ठीक है, यानी कि आप पहले इंतजार करेंगे, उसके बाद अगर कुछ नहीं होती कार्रवाई तो फिर आप अदालत जाने का आपका प्लान है? चोरी बड़ी नहीं, अदालत जाने की जरूरत नहीं पेश आएगी। पाकिस्तान के नजरियाती मुल्क में तरह के गैर पाकिस्तानी निहाल हाजी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आप अदालत इसलिए नहीं जाते कि कल को आपके खिलाफ कोई इस तरह की रिपोर्ट आ गई तो फिर आप भी फंस जाएंगे? नहीं, हमें अपने अदालतों पे पूरा एतबार है। हम ये समझते हैं, ये जो इमरान खान तकरीर किया करते थे ना कि कोरियन प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर रहा है, फला ऑनेस्ट है, हॉलैंड का साइकिल पे जाता है, और फलाना अगर वजीर आजम चोर होगा, अगर नीचे चोरी होगी और फला होगा, तो कोई तो होता है ना, कोई आदमी अपनी देख ले। हर चीज पे देखिए, ये इक़्तिदार आनी जानी चीज है, हर चीज पे यू टर्न नहीं लिया था। अच्छा, ठीक है निहाल हाशमी साहब, आपका पॉइंट आ गया। और आपने मास कम्युनिकेशन की बात की, मैंने भी मास कम्युनिकेशन पढ़ा है और उसमें बाकायदा ये बताया जाता है कि किस तरह से आप सवाल करें तो आपका जो गेस्ट होगा, खास तौर पर जो पॉलिटिकल गेस्ट होता है, वो किस तरह से टर्न करता है बात को। तो ये रोजाना मैं देख भी रही होती हूँ। कमर दिलशाद साहब, फॉरेन फंडिंग अगर साबित हो जाती है या फिर ममनुआ फंडिंग हुई है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास क्या इख्तियार है, क्या कार्रवाई कर सकती है वो? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इलेक्शन एक्ट 2004 के तहत बेपनाह वसी इख्तियारात हैं, और वो उस फॉरेन ममनुआ फंडिंग को बहक़ सरकार जब्त करने के इख्तियारात कानून ने दिए हैं। जब ये मालूम हो जाएगा कि ये ममनुआ फंडिंग है और उस पर इलेक्शन कमीशन अपने आईनी और कानूनी इख्तियारात को इस्तेमाल करेगा, तो वो इमीडिएटली पहले काम ये करेगा कि फॉरेन फंडिंग को, जो ममनुआ फॉरेन फंडिंग है, उसको जब्त करेगा। और जब फॉरेन फंडिंग को, जब वो ममनुआ फंडिंग को जब्त करेगा, तो इसी तरह वो सेक्शन 215 के तहत उस पार्टी का सिंबल वापस ले लेगा और उसकी रजिस्ट्रेशन खत्म कर देगा। ये है इख्तियारात इलेक्शन, यानी बैन करने का इख्तियार नहीं है किसी पार्टी को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, और वो ऑटोमेटिक बैन हो गया ना। उसके खिलाफ फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो फैसला करेगा तो ज़ाहिर हतमी और आखिरी होगा। लेकिन उसके लिए इलेक्शन कमीशन खुद से सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, या फिर गवर्नमेंट को, हुकूमत को जो है दरख्वास्त करनी पड़ेगी कि आप ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेके जाएं? क्योंकि अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खुद से अपने खिलाफ तो नहीं लेके जाएगी ना सुप्रीम कोर्ट में कि हमारी पार्टी को बैन कर दें।
मुतासरा पार्टी होगी जिसके खिलाफ फैसला आएगा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगी ना, इलेक्शन कमीशन क्यों जाएगा? इलेक्शन कमीशन फैसले का कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट की स्वाबदीद पर है, इख्तियारात पर है, वहाँ दलाइल होंगे, पंडोरा बॉक्स खुलेगा, इसके बाद वो ये फैसला करेंगे जी इलेक्शन कमीशन ने ये जो फैसला किया वो गलत किया है। नहीं सर, मैं एक्चुअली ये जानना चाह रही हूँ कंवर दिलशाद साहब कि अगर इलेक्शन कमीशन ये बैन करने का इख्तियार नहीं है, अगर इलेक्शन कमीशन के पास सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो ये बताइए कि ये चीज लेकर कि किसी पार्टी की फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग साबित हुई है, तो इसको लेकर बैन करवाने के लिए किसी पार्टी को क्या इलेक्शन कमीशन खुद जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, या फिर हुकूमत वक्त को दरख्वास्त करनी पड़ेगी कि इस पार्टी के खिलाफ फॉरेन फंडिंग साबित हुई है तो ये आप सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं? नहीं जी, इलेक्शन कमीशन अपना फैसला कर देगा। अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो फैसला के खिलाफ जो अपील करने के इख्तियार वो मुतासर पार्टी की हुकूमत पाकिस्तान नहीं जाएगी, हुकूमत पाकिस्तान नहीं, वो तहरीक इंसाफ जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान तो स्टेट की नुमाइंदा है ना, वो क्यों जाए? उसका फर्ज नहीं बनता, ये जाएगी तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ जाएगी कि जनाब हमारे खिलाफ ये फैसला आया है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके बारे में सर खिलाफ फैसला क्या आ सकता है? बेसिकली मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि क्या बैन हो सकती है? इलेक्शन कमीशन क्या बैन कर सकता है किसी पार्टी को? देखो ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसला करती है तो जिसके खिलाफ जाती है वो खुद सुप्रीम कोर्ट जाता है ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो नहीं जाती। इसी तरह इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं वो हाई कोर्ट के जजों के बराबर हैं। अब वो जो अपना फैसला कर देंगे उसके फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो जाएगी पार्टी जिसके खिलाफ फैसला होगा, तो वो तहरीक इंसाफ जाएगी, हुकूमत पाकिस्तान। सर एक चीज क्लियर कर दीजिएगा कंवर दिलशाद साहब, क्या अगर साबित हो जाती है फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग, तो क्या इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो बैन कर दे किसी पार्टी को? पार्टी बैन ही मैं कह रहा, पार्टी को कानदम नहीं करार दे सकता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो सिर्फ उस पार्टी की रजिस्ट्रेशन खत्म कर देगा कि जनाब अब इस पार्टी की इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन खत्म हो गई। जब पार्टी की रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाती है या सिंबल वापस ले लिया जाता है तो उस पार्टी के तमाम मेंबर जो हैं वो आजाद तस्वर किए जाएंगे, वो तहरीक इंसाफ के मेंबर नहीं होंगे। सही। तो ये एक ये आपका आईनी नुकता है ना, आपको सबसे बड़ी बात ये, जब तक आप पार्टी की रजिस्ट्रेशन खत्म हो गई, पार्टी की आपका पार्टी रहेगी, तहरीक इंसाफ तो रहेगी, फील्ड में रहेगी, उसको तो इलेक्शन कमीशन कदम नहीं करार दे सकता। उसका फैसला तो वफाकी रजिस्ट्रेशन खत्म कर देगी बस उस जमात की। ठीक है, बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मौजूद थे। और फॉरेन फंडिंग केस में क्या होता है किसी गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी पार्टी के खिलाफ, वो समझने में हमें उन्होंने ज़रा आसानी फरमाई, हमारी रहनुमाई फरमाई है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे दीगर टॉपिक्स पर। फॉरेन फंडिंग केस, हुकूमत का फैसला कि शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत जाना है उन्होंने, और इसके साथ साथ ऑपोजिशन किस तरह से रोकेगी मिनी बजट को पास करवाने से। एक ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक मरतबा फिर से ये कहा है कि ठीक है मुश्किलात हैं, मईशत जो है हमारी उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान खित्ते में अब भी बहुत सस्ता मुल्क है। डॉक्टर रमेश कुमार से जानेंगे। डॉक्टर साहब, अवामी मुश्किलात का एतराफ़ भी कर रहे हैं एक तरफ वज़ीर आज़म, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान खित्ते में सबसे सस्ता मुल्क है। ये कैसे मुमकिन है सर? ये महंगाई तो वो फैक्टर है जिससे हर शख्स अफेक्टेड है, मैं अफेक्टेड हूँ, आप भी अफेक्टेड होंगे। तो सर मतलब आपको भी लगता है कि पाकिस्तान खित्ते में सस्ता मुल्क है? अच्छा, पहला जो सेगमेंट था उसमें आप ज़्यादा एंगेज रही, जो दोनों मेहमानों को ज़्यादा टाइम दिया, उसके अंदर मैं जवाब देना चाहता था। जी आप मैं जिसके साथ एक मर्तबा भी जिसके साथ मैं बैठता हूँ, भाईपी होती है, मैं बहुत ही हम्बल तरीके से बात करता हूँ, और क्योंकि रिश्ते जो है वो मोहब्बत के बनते हैं और उसको निभाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है पॉलिटिकल लाइफ में, निहाल भाई का भी है, मगर मैं एज ए असेंबली में 2002 से मैंने ये सारा मामला देखे, और मुझे खुदा ने जो है वो मेरे मालिक ने, और मैंने अपनी जो तरबियत सीखी है वो सच बात करने की सीखी है। मैं बिल्कुल मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ अटैच रहा, मगर जहाँ पे भी रहा
कम से कम अपने ज़मीर को साफ रखे और सच बात की। निहाल भाई भी गवाह होंगे कि मियाँ साहब के सामने भी जो बातें सच होती थी वो मैं कहता था। इवन जब मियाँ साहब बीमार हुए थे और हॉस्पिटल में थे, आपको मैं बताऊं, ताहिर शमसी का नाम ही मैंने रिकमेंडेड किया था कि ताहिर शमसी एक अच्छे हेमेटोलॉजिस्ट है और उसको भेजें कि वो देखे, और उन्होंने मुझे खुद बताया वहाँ पे देख के कि उनको प्रॉब्लम है और उनको फ़ौरन जो है वो लंदन शिफ्ट होना चाहिए। और मैंने जब मीटिंग हुई तो मैंने जब ये कहा कि बीमार है नहीं है, तो मैंने कहा था कि मैंने खुद उसकी तस्दीक की है कि वो बीमार हैं और उसकी जो पोजीशन है उसको जाना चाहिए। और जब ऐसी बात हुई तो मैंने कहा कि आपको कम से कम बीमारी के ऊपर लोगों को डॉक्टर साहब, ये जो आप बात बता रहे हैं, अपनी बात करता हूं तो यहाँ ये पे आपने वजीर आजम को बताया, क्योंकि वजीर आजम तो बार बार ये बात करते हैं कि वो झूठी रिपोर्टें दिखाकर बाहर चले गए। नहीं, वो इशू था पहली चीज, मगर मियाँ साहब को वापस आना चाहिए। एक 3 मरतबा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा है और इदारों की अहमियत समझना चाहिए, कोर्टों की अहमियत है, वो आए, फैसला फेस करें। यहाँ पे इस तरीके से लंदन जाके अगर मियाँ साहब बैठ जाएं, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के हेड, 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहने वाला, तो फिर अल्ताफ हुसैन और मियाँ साहब में फर्क नहीं बनता। इस पे हमने बात करनी है आगे डॉक्टर साहब, इस पे हमने बात करनी है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। लेकिन ये अवामी मुश्किलात जो मैंने बात की जी, एक मिनट आता हूँ ना उसकी, आपने जब मुझे उसमें दोबारा सुनने का मौका नहीं दिया, तो कम से कम उस चीज को जो मैंने खर्चे की बात की, मैं प्रैक्टिकली चाहे रिजर्व सीट पे आऊं चाहे इलेक्शन लड़के आऊं, मैं इस प्रोसेस से गुजर रहा हूं। अपने थरपारकर के अंदर मेरा एक हल्का है, अभी भी शाह साहब की जो इलेक्शन हुई है, मुझे, मैं इससे ज्यादा भी सारे दोस्त हैं यार हैं, मुझे पता है, और प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूं कि किस तरीके से इलेक्शन होती है, कितना खर्चा होता है, और ये मैंने जो प्रैक्टिकल चीज थी वो आपको बताई। दूसरा, अकाउंटिंग की मैंने बात की, वो अकाउंटिंग का बिल्कुल ये इशू है। कोई भी हम तो अभी बहुत एक्सट्रीम लेवल के ऊपर चले गए, अकाउंटिंग का सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए प्रॉब्लम होगा। मुझे पता है कि किस तरीके से, मैं क्या नून लीग का जब इलेक्शन हो रही थी मैं खुद रायवन में मौजूद था, किस तरीके से मीडिया मौजूद मैनेज हो रही थी, किस तरीके से कहां से हो रहा था, सारी चीजें अकाउंट से नहीं चलती थी। मैं समझता हूं कि ये बातें करना ये मुनासिब नहीं है। सारी पॉलिटिकल यानी आप ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि जो निहाल हाशमी साहब बात कर रहे हैं कि कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट निजाम के जरिए सारे खर्चे की ऑडिट रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा होती थी, आप कह रहे हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है। सारी ये अब है, अब लोग करेंगे जब ऐसी चीजें होंगी, जैसे एमएनएज अपने अकाउंट्स ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं, लोग टैक्स नेट में आ रहे हैं, इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को एक मरतबा जब चेक बैलेंस जब शुरू हुआ है तो हर पॉलिटिकल पार्टीज उस चीज का ख्याल करेगी, मगर माजी में इतना चेक बैलेंस नहीं था, तो खामियां हर पॉलिटिकल पार्टी में होंगी। अब आप आ जाए महंगाई के ऊपर जी, देखें, इन्फ्लेशन बिल्कुल है, हर मुल्क के अंदर है। अमेरिका का अगर आप पूछें, जो वहां पे जो लोग हैं, हमारे बच्चे रहते हैं, वो बताते हैं कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है। पाकिस्तान के अंदर एक तो वो इशू है, दूसरा है पाकिस्तान की डिवैल्यूशन का। डिवैल्यूशन भी एक बहुत बड़ा इशू बना, मगर मैं समझता हूं कि इन्फ्लेशन से ज्यादा यहां पे जो शोर मच रहा है वो है इनकम का। लोगों के पास दुनिया में जहां पे भी इन्फ्लेशन हुई वहां पे इनकम बढ़ी है, उनको अकोमोडेट किया गया है। हमारे पास जितने रेशो के साथ इन्फ्लेशन बढ़ी, उस रेशो के साथ इनकम नहीं बढ़ी, जिसकी वजह से ये इशू आया है। और मैं समझता हूं उस चीज का एक लीडर को एहसास होना ये भी बड़ी बात है। मगर कोई डेमोक्रेटिक लीडर, पॉलिटिकल लीडर जो है, वो चाहेगा कि मैं पब्लिक पॉपुलर फैसले करूं, मगर उसको कम से कम वो देखना पड़ेगा कि मेरे पास एज ए हेड ऑफ कंट्री मेरे पास कितनी बजट है, कितना मैं दे सकता हूं, कितनी सब्सिडी दे सकता हूं, वो सारी चीजें हैं। माजी में इन चीजों को मद्देनजर नहीं रखा गया। माजी में पब्लिक पॉपुलर फैसले किए गए, पाकिस्तान को कर्जे में डुबोया गया। इस वक्त जो पॉलिसी है वो ये है कि हमें पाकिस्तान की इकोनॉमिकली सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए हर कदम उठाना चाहिए। अब उसके लिए लाजमी क्रिटिसिज्म होगा, क्रिटिसिज्म थोड़ा बहुत पब्लिक का होगा, मगर आज भी जो समझदार पब्लिक है, मैं आज भी आपको बताऊं, आज भी जो बैठते हैं, जो पीटीआई के डायाट लोग हैं,
उसके अंदर थोड़ा बहुत जरूर इन्फ्लेशन की वजह से फर्क आया होगा, मगर लोग आज भी समझते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर ईमानदार बंदा है। मिसमैनेजमेंट हो सकती है मगर प्राइम मिनिस्टर के पास करप्शन नहीं हो सकती। सर मेरे ख्याल से आप तक अवाम की सही बात नहीं पहुंचती है, ये चीज सब मानते हैं, हम भी मानते हैं कि वजीर आजम जो हैं उनके बारे में यही एक तासुर है कि वो ईमानदार आदमी है। लेकिन सर ईमानदार आदमी होने के बावजूद अगर सिचुएशन इस तरह की होगी कि हमें IMF के प्रोग्राम में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं जाते तो भी महंगाई है, जाते हैं और उसके बाद सख्त टैक्स लगते हैं, IMF की शराइत बहुत ज़्यादा सख्त हैं, तो तब भी महंगाई होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो सर ईमानदार होना आपको लगता है क्या काफ़ी है, या फिर कॉम्पिटेंट होना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है एक मईशत को चलाने के लिए? देखें नहीं सर, वो 200 लोगों की टीम, वो 200 लोगों की टीम कहाँ चली गई जिसका वजीर आजम ऐलान करते थे वजीर आजम बनने से पहले जब ऑपोजिशन में थे? वो 200 इकोनॉमिस्ट कहाँ गए? जो लीडर जो होता है उसकी ईमानदारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, और उसकी पिक एंड चूज जो है, एक मेरिट जो है कि सिलेक्शन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। सिलेक्शन आपकी फाइनेंशियल टीम की और कोर कमेटी की ऐसी होनी चाहिए जो सारे इश्यूज को समझे। मैं आपको बताऊं, मैं खुद नहीं तो सर आपको क्या इस तरह की टीम नहीं मिली? क्योंकि अब तक कितने वजीर खजाना चेंज हो चुके हैं, कितने चेयरमैन FBR चेंज हो चुके हैं। मैं समझता हूं उसके अंदर इश्यूज हैं, ऐसे के नहीं है। मगर आप जो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की अगर बात की जाए, मियां नवाज शरीफ साहब को फाइनेंस का अलग भी पता नहीं था, मगर मियां नवाज शरीफ के पास शहबाज शरीफ और इसाक डार दोनों जो है वो बिल्कुल होशियार बंदे थे, और जिसकी वजह से वो अपनी पॉलिसी को चलाते थे। शायद काका नबासी भी चलाता था। सेम इधर इमरान खान साहब को खुद को थोड़ा बहुत पता होगा, मगर असद उमर है, शौकत तरीन है, हमाद अजहर है, ऐसे ही होता है कि उनकी टीम जो है वो उनको बताती है कि ये किस तरीके से फाइनेंशियल चीजें हैं और किस तरीके से जा रही है। बंदे की डॉक्टर साहब आप भी कह रहे हैं कि उनको थोड़ा बहुत पता होगा फाइनेंस के बारे में, लेकिन जब हम उनकी तकरीरें सुनते हैं वजीर आजम की, तो वो कहते हैं कि मुझसे ज्यादा बेहतर तो किसी को भी नहीं पता, मैं तो ये भी जानता हूँ, मैं तो ये भी जानता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि उनको थोड़ा बहुत पता होगा। फाइनेंस आयशा देखो, फाइनेंस अलहदा सब्जेक्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन अलहदा सब्जेक्ट है, मैथमेटिक जो है ना वो हर एक के बस की बात नहीं होती है। आप जब इंडिया की इकोनॉमी कमजोर थी तो उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसे इकोनॉमिस्ट को लेके आना है जो पाकिस्तान की है इंडिया की इकोनॉमी को, तो उन्होंने मनमोहन सिंह को जाके चुना था। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे निहाल की तरफ जाएंगे, काफी देर हो गई है, एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत होती है, काफी देर हो गई है, वो सुन रहे हैं। अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत होती है। एडमिनिस्ट्रेटर अगर अच्छा होता है तो वो टीम सिलेक्ट कर देता है। मैं समझता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटर की विल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है बनस्बत उसकी उस चीज में कॉम्पिटेंसी के हवाले से। ठीक है। अच्छा निहाल हाशमी साहब, किस तरह से रोकेगी ऑपोजिशन मिनी बजट को? मेरा प्यारा भाई डॉक्टर रमेश रवानी में बहुत कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो हिस्ट्री से मुकासबत नहीं रखता। इन्होंने भी एक बहुत खौफनाक बात कर दी कि मियां नवाज शरीफ को फाइनेंस का नहीं पता। खुदा को माने मैं आपके इत्तलाक को ठीक कर दूं, मियां नवाज शरीफ सबसे पहली बार जब सियासत में आए तो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे आए थे, और उसके बाद 85 में वो वजीर आला बने थे। तो वो 4 साल तक पंजाब हुकूमत के, और पंजाब चूंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है तो 4 साल तक वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब इन्होंने शहबाज शरीफ साहब की और डार साहब की जिक्र कर दिया। डार साहब 1990 में नहीं थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। और अब इन्होंने एक और बात कर दी, वो बात उन्होंने ये कर दी कि जनाब जब 90 में सोचा गया किससे एडवाइस लिया जाए तो मनमोहन, नहीं भाई मेरे 1990 में पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी वो मिसाली थी। पाकिस्तान में जो नवाज शरीफ ने इंट्रोड्यूस कराया था ग्रीन चैनल, ग्रीन बेल्ट, फॉरेन बैंक अकाउंट्स, आपको पता ही नहीं पूरे दुनिया का राइजिंग प्राइम मिनिस्टर और राइजिंग फाइनेंस पॉलिसी थी हमारी। तो उस वक्त इंडिया जो है वो आया था हमारे पास, और उन्होंने आगे पूछा था कि आप अपनी इकोनॉमी की कामयाबी का वजह बताएं। नवाज शरीफ के पास एक केस स्टडी के तौर पे इंडियंस आते थे
और उसमें मनमोहन सिंह साहब थे जिन्होंने कहा था कि हमें बताएं कि आपकी इकोनॉमी इतनी तेजी से बूस्ट कैसे करेगी, वो क्या अवामिल थे, वो क्या चीजें थी जो आपने, और वो क्या चीजें थी। किसी इकोनॉमी के बेहतर करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड होता है। आप देख लें 90 में मियां साहब ने मोटरवे का जाल बिछाया, कराची एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट के नेटवर्क की। उसी जमाने में उन्होंने सेल्युलर फोन को इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान में। उसी जमाने में फाइबर ऑप्टिक जो है वो समुद्र के नीचे बिछाया गया। उसी जमाने में प्राइवेट फंडिंग और फाइनेंसिंग को उन्होंने इन्हांस किया। उसी जमाने में आपको इन्हांस किया, कस्टम रेगुलेशंस में चेंज लाए गए। तो ये देखिए लीडरशिप का एक विजन होता है। नवाज शरीफ एक विजनरी लीडर है और आपने एकदम स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी। उस जमाने में थे ही नहीं, इवन शहबाज शरीफ साहब जो थे वो वजीर आला भी नहीं थे, और इसाक डार साहब भी वजीर खजाना नहीं थे। तो खुदारा इस तरह निहाल हाशमी साहब ये मशवरे हुकूमत को क्यों नहीं देते इकोनॉमी ठीक करने के लिए? ये मशवरे हुकूमत को क्यों नहीं देते? आप कह रहे हैं कि पहले इंडिया से क़यादत आती थी पूछने के लिए। जी वो इस केस स्टडी के लिए आए थे पाकिस्तान। अब इन्होंने क्या, ईमानदार आदमी है इमरान खान साहब, उनके साथ कौन लोग हैं? सारे एटीएम्स हैं। उनके साथ कौन लोग हैं? सारी स्कैंडल के लोग हैं। उनके साथ कौन लोग हैं? जो चीनी चोर, जो दवाई चोर, जो एलएनजी चोर, जो शुगर चोर, जो पेट्रोल चोर, ये सारे लोग बैठे हुए हैं। उनकी कैबिनेट में बैठे हैं, उनके दोस्त हैं। अरशद नकवी कौन है? उनका दोस्त है। आप नाम ले, ये जो जिनको कल आपने वो गलियात में दे दिया होटल बनाने के लिए, मुमताज मुस्लिम साहब, वो कौन है? उनके राइट लेफ्ट जहांगीर तरीन साहब कौन थे? जुल्फी बुखारी का साहब कौन थे? तो ये आप जब राइट लेफ्ट देखेंगे, वो खुद कहते थे कि अगर नीचे चोरी होगी तो वजीर आजम भी चोर होगा। आप फिर देख लें, आप असद उमर की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, उनको कख नहीं पता इकोनॉमी का। उन्होंने तो एनसीओसी में जो फंड लिया गया है कोरोना के हवाले से, उसमें खुद मुर्द है। बलूचिस्तान में सिर्फ इसके ऊपर ऑडिट हो चुका है। पाकिस्तान ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी में कि मैं आपको इन कैमरा तो बता सकता हूं, अगर मैंने ओपन बता दिया तो फिर पाकिस्तान के इमदाद बंद कर दिया जाएगा। आप कहते हैं इकोनॉमी की टीम, इनके पास 6 वजीर खजाना आ चुके हैं, सब जा चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है निहाल हाशमी साहब। यही मैंने सवाल भी किया था डॉक्टर साहब से। आप ये बताएं, मिनी बजट को ऑपोजिशन, इसाक डार जो है चाबी है खजाना की और तरक्की की। अब तो फिर उनको वापस आ जाना चाहिए। अब तो उनकी रुकनीत भी बहाल हो गई है, वापस आ रहे हैं। फिर सुन ले ना, इसाक डार साहब वापस आ रहे हैं। निहाल हाशमी साहब का वतन है, 20 बिल्कुल आएंगे। मैं बता रहा हूं ना, पहले ये सुन ले। 20 बार हम IMF के पास गए, एक प्रोग्राम सिर्फ कामयाब करके आए हम, कंप्लीशन, और खुदा हाफिज कह दिया IMF को। वो था इसाक डार का 5th जो उनका था। उन्होंने न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में उन्होंने कह दिया था IMF से कि अंडर योर टर्म्स एंड कंडीशन वी आर नॉट गोइंग टू साउंड दिस अकॉर्ड। और वो फिर पीछे आए इसाक डार के कि नहीं सर, आपके टर्म्स एंड कंडीशन। आज हम इसलिए तनकीद करते हैं कि आपने स्टेट बैंक की सारी मॉनेटरी पॉलिसी IMF को दे दिया है। स्टेट बैंक को आप उसके लिए सॉवरेन कर रहे हैं, IMF के लिए। IMF डिक्टेट करेगा। IMF को एक फ्लोर दिया हुआ है। IMF का बंदा रजा बाकर यहाँ पे बैठा हुआ है, IMF का बंदा यहाँ पे शौकत तरीन बैठा हुआ है। ये कौन लोग हैं? तो कौन है शौकत तरीन? कौन सा सियासतदान है? ये एक बैंकर था, आ गया पाकिस्तान में आके सियासत करने के लिए। यहां पे आने के बाद ये अगयारों की मदद करने चाहते हैं। सिटी बैंक को मदद मिलेगा जो फॉरेन पॉलिसी हम लेके आ रहे हैं, फाइनेंस पॉलिसी, इससे स्टैंडर्ड चार्टर्ड को मदद मिलेगा, वो जितना चाहे मुनाफा। अच्छा निहाल हाशमी साहब, मेरी भी बात सुन लेना, मेरे इंटरेस्ट को लुक आफ्टर, मेरी भी बात सुन ले। अब ये सारी बातें जो आप बता रहे हैं यहाँ पे बैठ के, अमेरिका में महंगाई, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है IMF के पास जाने के अलावा या उनकी शराइत मानने के अलावा, क्योंकि अगर नहीं जाते हैं तो उनसे वो जो प्रोग्राम है वो बहाल नहीं होगा। तो फिर आप ही कुछ बता देना कि क्या किस तरह से ठीक हो सकता है। आप कोई मशवरा देते हैं, वो भी यही पूछ रहे हैं आपसे। एक लफ्ज है इंग्लिश में एस्ट्रोसिटी, और हमारे यहाँ एक है कि हम अपने अखराजात को कम कर देंगे। आज इमरान खान ने अखराजात बढ़ा दिया, PM हाउस के भी अखराजात हो रहे हैं, बनीगाला के भी अखराजात हो रहे हैं। आज इमरान खान ने अखराजात बढ़ा दिया, पहले गाड़ी से आते थे, अब हेलीकॉप्टर से आते हैं। ये इनके पास ना कोई प्लानिंग है, ना कोई आदमी है, ना कोई सोच है। और ये जिस तरह से इन्होंने अब एहसास प्रोग्राम, एक चीटिंग का प्रोग्राम आप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? कि आप घरों पे राशन देंगे। भाई पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को आप दे सकते नहीं दे सकते। आप अपने चुनिंदा कारकुनों को, सपोर्टर्स को, उसमें बोलेंगे आप दुकान खोल लें और एक जाली वाउचर बनाते रहेंगे जी इतने लोग आए थे हमसे राशन लेके गए जो गरीब थे। इसी तरह से आपने एक हेल्थ कार्ड का जाली स्कीम चालू किया है। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई जाए वहां पे, निहाल हाशमी साहब आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जो मैंने आपसे पूछा था कि मिनी बजट को कैसे रोकेंगे। कोई प्लान बनाया गया है ऑपोजिशन की जानिब से
कि किस तरह से रोकना है पार्लियामेंट में मिनी हमने- बजट को पास होने से? एहसन इकबाल साहब और हमारी सारी पीडीएम की टीम जो है वो एक एक इंडिविजुअल एमएनए से मिल रही है। मैं तो आपके तवज्जुह से डॉक्टर रमेश साहब से भी गुजारिश करूंगा कि आप खुदारा जो खंजर पाकिस्तान के अवाम के पीठ में मार रहे हैं मिनी बजट से, उस पर साइन मत करना। इसी तरह से हम एमक्यूएम के पास भी जाते रहे, हम काफ लीग वालों के पास भी जाते रहे, हम दीगर जो इत्तेहादी उनके पास भी जा रहे हैं, जो आज़ाद हैसियत में उनके पास भी जा रहे हैं, और जो पीटीआई के एमएनए से उनको भी कह रहे हैं कि खुदारा इमरान के साथ मत खड़े होना, 22 करोड़ आवाम, गरीब आवाम के साथ खड़े होना, भूखों के साथ खड़े होना, मिस्किनों के साथ खड़े होना, इन फ्रॉडियों के साथ ना खड़े होना। पार्लियामेंट में नंबर पूरे हैं आपके पास इसको नाकाम बनाने के लिए, इस मिनी बजट को? क्योंकि आप लोग काफी अरसे से कह रहे हैं कि पीटीआई के काफी रुकन जो है वो आपके साथ राब्ते में भी हैं। अगर सिलेक्टरों ने उसको बचाने की कोशिश नहीं की तो इनके अपने पार्टी से 21 एमएनए जो है ये बहुत नाला है। मैं समझता हूं उसमें से रमेश भाई भी होंगे जो इस पार्टी के, इस गवर्नमेंट से बहुत नाला होंगे और ये गवर्नमेंट को छोड़ना चाहते हैं, और जब भी हमारे पास आएंगे हम इनको खुशामदेद कहेंगे। 21 ऐसे एमएनएज हैं, ये एक कैपेबल लोग हैं जिनको आज तक वजारत में नहीं ले गए। ऐसे ऐसे मैंने एटीएम कार्ड को इन्होंने कैबिनेट में और वजारत में और जिम्मेदारी दे दी है। यहाँ पे जो काबिल लोग थे, जो अवामी नुमाइंदगी करते थे, वो आज भी बेचारे धक्के खा रहे हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप भी नाला तो नहीं है ये जो निहाला हाशमी साहब बात कर रहे हैं कि 21 एमएनएज हैं जो इनके साथ राब्ते में है, कहीं आप भी तो शामिल नहीं है उन 21 एमएनएज में? एक तो नाम क्लियर हो जाए कि ये है कौन? आयशा, पहली चीज तो ये कि मैं समझता हूं इस वक्त आईएमएफ की डिमांड पूरी नहीं करना, या जितनी भी बार्गेनिंग हो सकी है वो हमने कर ली है। इस वक्त इस बजट को रोकना पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ करना है। आज अगर आईएमएफ की डील अगर नहीं होती है तो आपका डॉलर 200 रुपए से भी बढ़ जाएगा, और अगर आईएमएफ के साथ ये फाइनल हो जाता है, आपके बिल फाइनल हो जाते हैं, तो आपका डॉलर 5 रुपए कम हो जाएगा। आपको कम से कम सियासत, मैं हमेशा ये कहता हूं, माजी में भी कहता हूं, आज भी कहता हूं कि पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है तो हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी और अपनी इकोनॉमिक की पॉलिसी जो है वो ज्वाइंटली बनानी चाहिए। उधर सियासत हमें नहीं करनी चाहिए। हम लोग उस इशू के ऊपर भी सियासत करते हैं। अगर एक पॉलिटिकल लीडर किसी मुल्क को, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर हमेशा इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस रहा है, मगर खान साहब वो एक वजीर आज़म है जिसने कभी भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बर्दाश्त नहीं किया। उसने वो काम किया जो पाकिस्तान और जो उसका ज़हन चाह वो किया। तो यहाँ पे माजी में भी आपने देखा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने हाल हाशमी साहब की बात सुन रहे थे कि इसहाक डार जब वजीर खजाना थे तो उन्होंने आईएमएफ को गुड बाय कह दिया था कि आपकी इतनी सख्त शराइत हम नहीं मान सकते, अगर ये शराइत होंगी तो हम आपसे फिर कर्जा नहीं लेते। अब उनकी रुकनीत भी बहाल हो गई है, तो अगर वो अपनी सर्विसेज जो है ऑफर करते हैं इस सारी मामलात को सुधारने के लिए, तो क्या कंसीडर करेगी गवर्नमेंट? ये आईएमएफ को गुड बाय ऑलरेडी पहली स्पीच में ऑफर कर दी थी, गुड बाय आए बैठ करके गुड बाय लफ्जों में करते हैं, मगर गुड बाय लफ्जों में पहले भी कहा गया, पहले भी गुड बाय लफ्जों में कहा गया, पहली हुकूमतों में अभी भी कहा गया, मगर गुड बाय नहीं हो सकता। आप जब तक अच्छे किसी रेगुलेटर के साथ नहीं मिलते हैं, उसके लाइन में नहीं आते हैं, तब तक आपके साथ एशियन बैंक, वर्ल्ड बैंक, ये सारे आपके प्रोजेक्ट, आपके डोनेशन, आपकी एक अलायंस, हमें पाकिस्तानी बैंकों पे एतबार है डॉक्टर साहब, लानत भेजिए एशियन बैंक और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ पे। मुमकिन ही नहीं है। पाकिस्तान के ज़राअत पे भरोसा करें, पाकिस्तान की सनत पे भरोसा करें, पाकिस्तान की सियासत पे और पाकिस्तान की पार्लियामेंट पे भरोसा करें। देखें, पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकती है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकती है, कोई भी स्टेटमेंट दे, मगर ये नवाज शरीफ ने करके दिखाया है। आपने स्टेटमेंट की बात की। अच्छा निहाल हाशमी साहब एक मिनट जरा उनको कंप्लीट करने दें। डॉक्टर साहब, आपने स्टेटमेंट की बात की, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम जो रही है ना वो आपकी गवर्नमेंट के साथ वो ये रही है कि आप लोगों के अपनी स्टेटमेंट्स या अपने माजी के बयानात की वजह से आपको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। शौकत तरीन साहब ने जब बजट पेश किया था उसमें उन्होंने कहा था खड़े होकर पार्लियामेंट में कि अब कोई मिनी बजट नहीं आएगा, और उसके बाद अब मिनी बजट आ जाता है। ये मैंने वज़ीर आज़म ऑपोजिशन में थे तब कुछ और कहते थे, अब 22 सालों से आके उन्हीं चीजों को डिफेंड कर रहे हैं। आशा, मुझे बात करने दो ना, अभी ये मैं बीच में जाएंगे तो इमरान खान कहते हैं मैं खुदकशी कर लूंगा, मैं नहीं चाहता हूं। ठीक है, जी निहाल हाशमी साहब उनको कंप्लीट करने दे। जी निहाल हाशमी साहब, बिल्कुल मैं भी यही सवाल कर रही हूं उनसे। इसलिए आईएमएफ में नहीं जाना चाहिए। अब निहाल
जी डॉक्टर साहब फिलहाल आप कोर्ट में नहीं बैठे हैं। भाई मैं नहीं कह रहा आप हूं कोर्ट डॉक्टर में नहीं है, बात साहब, इमरान सिंपल खान नहीं ने है। कहा था कि अगर मैं IMF में जाऊंगा न्याज साहब नहीं, उनको ऐसे बात तो करने देखें, दें, मैं- हाशमी साहब उनको खुदकशी उनको करें। कंप्लीट करने दें, उनको जवाब तो अच्छा, देने ये दें। जी डॉक्टर स्टाइल साहब मुझे पसंद नहीं है। बात यह है कि 20 साल से मैं ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट हर पॉलिटिकल लीडर की, फाइनेंस बजट की स्पीच की ये सुनता रहता हूं और वो टाइमली बिकती भी है, वो टाइमली बिकती है ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट, मगर टाइमली बेचते बेचते मुल्क को ऐसी दहेज के ऊपर लेके आए हैं कि अब मुल्क के इतने कर्जी हो गए हैं कि उनकी रीपेमेंट, उनके नहीं तो इंस्टॉलमेंट, उनके इंटरेस्ट डॉक्टर साहब कम आपकी से कम अपनी गवर्नमेंट के अब लोग वक्त जो आ हैं गया क्या वो है। इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं देते हैं और बाद में जाके उन्हीं से यू टर्न भी ले लिया जाता है? आपको लगता है ये सिलसिला अरे रुक गया है आपकी गवर्नमेंट से? आयशा, मैं कहता हूं कि मैं 2002 से लेके आज तक 20 सालों के अंदर मैंने जो चीजें देखी है वो फैक्ट्स से हटके देखी है। लोगों को फैक्ट्स बताना चाहिए और मैं समझता हूं कि हाफिज शेख सही काफी फैक्ट्स के ऊपर बात करता था कि ये फैक्ट्स हैं और उसने जो अपनी पॉलिसियां रखी ठीक वो है। अच्छी रखी जो फैक्ट्स थे। शौकत तरीन साहब ने शुरू में जो स्टेटमेंट्स दी पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, मगर अब उसको भी पता अच्छा, है वो कि ये इस political तरीके से statement थी, आप जाना मान है। रहे हैं ये? मैं समझता हूं हमारी डायरेक्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्शन सही है, लेकिन कोई political निहाल हाशमी leader साहब नहीं देख लिया, चाहेगा उन्होंने मान कि दिया हम कि वो unpopular पॉलिटिकल फैसले स्टेटमेंट। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। निहाल हाशमी साहब आखिरी सवाल और वक्त सारी बहुत कम रह गया। पॉलिटिकल सारे जो बात करते हैं पॉलिटिकल जी, स्टेटमेंट ठीक देते है, हैं। ठीक है। IMF के निहाल हाशमी बगैर साहब, नहीं चल सकते। इन हाउस तब्दीली या लॉन्ग मार्च, आखिरी मिनट हमारे पास, इस पर कमेंट कर दीजिएगा। ऑपोजिशन क्या करने जा रही है? इन हाउस तब्दीली पर गौर करिए या फिर लॉन्ग मार्च ही होगा? अगर सीधे सीधे चले गए तो ठीक है, अगर नहीं गए तो 100 प्याज भी खाने होंगे और 100 जूते भी खाने होंगे। अगर इन हाउस तब्दीली और खुद रिजाइन नहीं करेंगे तो 100 प्याज और 100 जूतों वाला आपने सुन लिया। जाना इनका ठहर गया, अभी गए कि तभी गए, जाना ठहर गया। ये पाकिस्तान के जालिम तरीन लोग, यानी ऑपोजिशन ने सोच लिया। ठीक है, शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।